हाय एवरीवन। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट्स अबाउट हर्माइट कर्व। हर्माइट कर्व जो है इसको नाम दिया गया है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पे जिनका नाम था चार्ल्स हर्माइट। उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करे हैं बहुत सारी थेरीज़ के ऊपर, जिनमें से एक थेरी ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल के ऊपर भी थी, इसीलिए इस वाली कर्व का नाम क्या है, हर्माइट कर्व। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि ये जो हर्माइट कर्व है इट्स एन इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व। इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व का मतलब क्या है, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेशन कर्व और इंटरपोलेशन कर्व के बारे में पढ़ा था। तो इंटरपोलेशन कर्व हम उस कर्व को कहते हैं जहाँ पे कर्व ड्रा होती है बाय फॉलोइंग ऑल द कंट्रोल पॉइंट्स, है ना। मतलब एक कर्व जो है वो ड्रा होती है हर एक कंट्रोल पॉइंट को पास करके। तो यहाँ पे ये जो हर्माइट कर्व है इट्स ऑल्सो एन इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व। दिस वेरी कर्व यूजेस क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन ये हर्माइट फंक्शन को ड्रा करने के लिए, हर्माइट फंक्शन को निकालने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज़ करती है। ठीक है, जहाँ पे हम हमारा जो काम होता है वो कितने डिग्रीज़ के साथ होता है, 3 डिग्रीज़ के साथ। दैट मीन्स वी ओनली नीड 4 कंट्रोल पॉइंट्स इन ऑर्डर टू ड्रा दिस वेरी कर्व। ओके, नाउ ये जो हर्माइट कर्व है इट्स obtained by 4 थिंग्स, or we can say this very curve is defined by 4 control points। वो 4 कंट्रोल पॉइंट्स क्या है, पहले 2 पॉइंट्स जो है दैट्स P1 एंड P4 जो कि डिफाइन करते हैं पोजीशन ऑफ द कर्व। तो हम उन 2 पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, पोजिशनल वेक्टर्स। ओके, नाउ और जो मतलब बाकी 2 पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टेंजेंट वेक्टर्स। टेंजेंट वेक्टर्स हम क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो मतलब दिखाते हैं कर्व की डायरेक्शन कहाँ की ओर है। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर्स जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ कर्व, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स हियर, जिनका मैंने यहाँ पे नाम रखा है R1 एंड R4। ओके, नाउ जो पोजिशनल वेक्टर्स है वो कहाँ पे हम मतलब उनके जो वैल्यूज़ है वो हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, दैट्स t व्हेन t इज इक्वल टू 0 दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल वेक्टर फर्स्ट। ओके, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। और जब हम t इज इक्वल टू 1 की बात करें तो वहाँ पे आपको मतलब याद होना चाहिए कि हम एंड वाले पॉइंट, दैट मीन्स एंडिंग पॉइंट जो कर्व का है उसका मतलब हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, और जो बीच वाले पॉइंट्स हैं वो हम ऐसे ही निकालेंगे इन बिटवीन दिस 0 एंड 1, मतलब वैल्यूज़ जो है, जो कॉन्स्टेंट्स हम इन कोऑर्डिनेट्स को देंगे वो इन्हीं 2 वैल्यूज़ के बीच में होगा। ठीक है, तो और R1 और R4 जो है ये भी यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि R1 जो टेंजेंट वेक्टर्स है ये या तो मतलब आप इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपने पोजिशनल वेक्टर्स निकाले, ठीक है, वो तो आपने निकाले विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर t। तो अब उन्हीं पॉइंट्स के डेरिवेटिव्स जो है वो है हमारे टेंजेंट वेक्टर्स। डेरिवेटिव्स आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन में हम मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने निकाले हैं। नाउ अगर ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है इनका आपको पता है कि इन्हीं कंट्रोल पॉइंट्स की वजह से हम एक मतलब कर्व का शेप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी कंट्रोल पॉइंट को माउस से मतलब यूज़ करोगे, ग्राफिक्स की बात मैं कर रही हूँ, अगर आप माउस से उस कंट्रोल पॉइंट को खींचोगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपका कर्व जो है वो भी मतलब उसकी शेप जो है वो भी उसी की तरफ जाएगी, मतलब एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो दैट is why we are saying that this control point is control the shape of the curve। Now you can see it here, ये एक हर्माइट कर्व है, आप देख सकते हो यहाँ पे पोजिशनल वेक्टर P1 और पोजिशन एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप देख सकते हो P1 एंड P4 एंड इट्स टेंजेंट वेक्टर दैट्स R1, इनकी डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और ये भी R1 एंड R4। और ये जो P1 है इट्स हेयर डिफाइनड दैट इसका जो कॉन्स्टेंट है पैरामीटर है दैट्स t इज इक्वल टू 0 और एंड वाला पॉइंट जो है दैट्स t इज इक्वल टू 1। तो इनकी वैल्यू जो है t की वैल्यू वो क्या है, 0 लेस आर इक्वल टू t लेस आर इक्वल टू 1। मतलब इन्हीं 2 वैल्यूज़ के बीच में इनका वैल्यू जो भी होगा, लाइक P2 पे जो भी वैल्यू होगा वो या तो लाइक 0.2 0.3 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, एंड P3 पे। और आप देख सकते हो कि किस तरह से हर एक पॉइंट जो भी कंट्रोल पॉइंट्स है ना इस कर्व में, ये जो कर्व है ये उन्हीं के बीच में से ड्रा हो रही है, मतलब इन्हीं को फॉलो करके हो रही है, मतलब ड्रा हो रही है। ओके, नाउ दिस इज द कर्व, वेट या
सो ये मैंने आपको बोला P1 and P4 are positional vectors and R1 and R4 are tangent vectors, where you can define this R1 and R4 as P1 का derivative and P4 का derivative. Okay, so now we know that the equation of a curve is equal to, जो हमने पहले पढ़ा था, QT. हम equation की curve को इस तरह से define करते हैं, QT is equal to x of t, y of t and z of t. Okay, अब हम इसको individually लिख सकते हैं with the help of this cubic polynomial. देख सकते हो आप, एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स टी क्यूब प्लस बी एक्स टी स्क्वायर प्लस सी एक्स टी प्लस डी एक्स, और इसी तरह से वाई टी और जेड टी को भी इक्वेशंस में हम डिफाइन कर सकते हैं. नाउ हमारा जो गोल है वो क्या है कि हमें हर्माइट कर्व जो है उसकी इक्वेशन को निकालना है. नाउ वी कैन एक्सटेंड दिस इक्वेशन लाइक क्यू टी इज़ इक्वल टू, जो हमने पीछे इक्वेशंस पढ़े हम उनको अलग अलग से लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. टी को हम अलग से लिखेंगे T3, टी मतलब टी क्यूब, टी स्क्वायर, टी एंड 1. उसके बाद हम डॉट करके इन कोफिशिएंट्स को अलग से लिखेंगे. दैट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड एंड डी एक्स डी वाई डी जेड. ठीक है. नाउ क्यू टी इज़ इक्वल इन ये जो भी मैंने टी की मतलब पैरामीटर टी के लिए जो भी ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, उनको मैं डिफाइन कर सकती हूँ एक सिंगल टी से. ठीक है. दैट्स टी डॉट सी. ये जो सी है इट्स कोफिशिएंट एंड टी क्या है, पैरामीटर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे. उसके बाद टी डॉट सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, m डॉट जी. ये m डॉट जी क्या है, मतलब m को हम अलग से देखेंगे और g को हम अलग से देखेंगे. m जो है इट्स द बेसिस मैट्रिक्स. ठीक है. ये क्या करता है, मतलब ये हमें प्रोवाइड करता है एक टाइप का ब्लेंडिंग फंक्शन जो कर्व में हमें कंटिन्यूटी इंश्योर करता है. मतलब हमारी जो कर्व है दैट्स ऑब्वियसली कंटिन्यूअस, तो उसकी कंटिन्यूटी इंश्योर करता है हमें ये m. ठीक है. एक्चुअली t डॉट m जो है वो एक ब्लेंडिंग फंक्शन है. ठीक है. दैट्स 4 क्रॉस 4 बेसिस मैट्रिक्स. एंड देन जी जो है वो समझो वो पोजिशनल वेक्टर है. ठीक है. जी इज़ एक्चुअली जस्ट 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर, जिसको हम जियोमेट्री वेक्टर भी बोलते हैं. तो 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर क्या है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब 4 कंट्रोल पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं हम हर्माइट कर्व को बनाने के लिए, तो वो जो 4 पॉइंट्स हैं उनको हम कॉलम में लिखते हैं, एक सिंगल कॉलम में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर. ठीक है. दैट इज़ जी. वो आप देखोगे यहाँ पे. नाउ इफ़ वी कंसिडर जस्ट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ओके अलोंग द कर्व, देन आर क्यूबिक पॉलिनोमियल टेक्स द फॉर्म लाइक दिस. जो नीचे एक्स ऑफ टी, मतलब अगर हम खाली एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे, ठीक है, इस कर्व पे खाली हम एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे, फिर हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो किस तरह से होगा, मतलब जो हमने कर्व की इक्वेशन में हर एक कोऑर्डिनेट को डिफाइन करा, वहाँ से हम एक एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे और उसी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द फंक्शन. ओके. और जो प्रोसीजर हम इसके लिए फॉलो करेंगे एक्स के लिए, वही प्रोसीजर हम बाकी कोऑर्डिनेट्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. नाउ ए एक्स टी क्यूब, दैट मीन्स एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स टी क्यूब प्लस बी एक्स टी स्क्वायर प्लस सी एक्स टी प्लस डी एक्स. ओके. नाउ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो एक्स ऑफ टी है मतलब इनको भी हम अलग अलग से लिखेंगे. दैट मीन्स टी को अलग से लिखेंगे और सी एक्स को मतलब कोफिशिएंट्स को अलग से लिखेंगे. एंड देन टी डॉट सी एक्स ऊपर क्या लिखा हमने, सी किसके बराबर है, m डॉट जी. लेट मी शो यू. वेट. या तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है m डॉट जी, तो यहाँ पे भी c के बदले हम क्या लिखेंगे, m डॉट जी एच एक्स. तो h का मैंने यहाँ पे यूज़ क्यों करा है, बिकॉज हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट हर्माइट कर्व. ठीक है. तो h थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कर्व, तो इससे आपको पता चलेगा. यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इट्स फॉर हर्माइट कर्व. ओके. तो t के बदले हम फिर से t को एक्सटेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट्स टी क्यूब, टी स्क्वायर, टी एंड 1 डॉट एम एच डॉट जी एच एक्स. ओके. सिमिलरली ये हो गया हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि पोजिशनल वैक्टर जो हमारे पोजिशनल वैक्टर्स है P1 एंड P4 उसके लिए. ठीक है. मतलब वहाँ ये इस वाली इक्वेशन से हम उनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. और सिमिलरली अगर हमें टेंजेंट वैक्टर्स, ऑब्वियसली टेंजेंट
वेक्टर्स को भी यूज़ करना है, क्योंकि मैंने बोला जी जो है वो क्या है, 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर। तो वहाँ पे 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर में हमारे पोजिशनल वेक्टर सिर्फ P1 और P4 नहीं आता, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं आता, बल्कि टेंजेंट वेक्टर्स भी आते हैं। तो हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव निकालेंगे हम उसका। सिमिलरली x डेरिवेटिव ऑफ t इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेरिवेशन में आपने देखा होगा, अगर आपको पता हो, d/dx, मतलब x के बदले यहाँ पे मैं लिखूँगी लाइक टी क्यूब, या टी क्यूब मत लिखो आप, x ऑफ n भी लिख सकते हो, अगर आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ। सो दिस इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो 3 है ये फ्रंट में आ जाएगा, इट विल बी लाइक 3 एंड t उसके बाद होगा आपको 3 - 1, 3 माइनस में 1, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये, 3 - 1, तो वो क्या होगा, 3t ऑफ स्क्वायर। ओके, सॉरी नहीं लिख रहा है ये, या तो डी सिंपली मैं आपको बोलूँगी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स एन अगर हमें निकालना हो, एक्स एक्सपोनेंट एन, ओके, वो हम कैसे निकालते हैं, एन एक्स को हम आगे लाएंगे, मतलब 3 जो है एक्स के बदले यहाँ पे 3 को हम आगे लाएंगे फ्रंट में, और इसके जो ऊपर 3 है इसको हो जाएगा -1, दैट मीन्स इट विल कम एज 3t², ठीक है। तो ये हो गया 3 क्यूब के लिए। टी स्क्वायर के लिए क्या है, ऑब्वियसली 2 आ जाएगा आगे, और टी को हो जाएगा, उस 2 को हो जाएगा -1, तो वो क्या वो हो गया 2t रेज्ड पावर 1, या आप 2t भी लिख सकते हो, क्योंकि रेज्ड पावर 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद t जो है उसका डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए हम t जो है वो सिंपली उसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1, और अगर 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे हमें हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ओके, नाउ हमारा जो यहाँ पे वैल्यू, मतलब इनके डेरिवेटिव्स आ गए, वो क्या है, 3t², 2t, 1 एंड 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट मी, ओके, आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको बोलूँगी वहाँ पे एक्सप्लेन करके डिफ्रेंसिएशन। ऑल्दो आपने ये पढ़ा है सारा, और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। हमने 9th में पढ़ा है ये, 10th में हमने थोड़ा सा इसका पढ़ा है, उसके बाद आपने डिफ्रेंसिएशन शायद इसमें भी था, या ऑब्वियसली 12th में था, फिज़िक्स में। तो अगर किसी को ये नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे सकती हूँ। नाउ here you have to note that to find the x coordinate, जो मैंने ऊपर भी बोला, of the curve we can simply use the x components of each point here written, जैसे हमने लिखा है x1 मतलब जो x1 और x डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है इट्स p1 एंड r1, ओके, एंड देन x4 एंड x डेरिवेटिव ऑफ 4, दैट मीन्स P4 एंड उसका डेरिवेटिव दैट मीन्स R4। तो यही सब कुछ हम y कोऑर्डिनेट के साथ भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। नाउ यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, यहाँ तक आपको पूरा हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे लिया है, उसके बाद उनके डेरिवेटिव्स को। अब हम ये जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ कौन से है, t इज़ इक्वल टू 0 एंड t इज़ इक्वल टू 1, उनको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है उन कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। x मतलब समझो x0 और x1, हम देखेंगे कैसे आएगा वो। नाउ सी क्यू एक्स ऑफ t, मतलब x कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे ले रहे हैं, P1 दैट मीन्स पोजिशनल वेक्टर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे t क्या है, 0 है, तो वो किस तरह से हमें हमारा 0 0 0 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेट मी शो यू, या हमारा जो है दैट इज़ T3 T2 T एंड 1, ठीक है। तो T3 के T जो है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, T2 के मतलब t² के बदले में 0 आ जाएगा, t के बदले में 0 आ जाएगा, और 1 के बदले में क्या आएगा, 1 ही, ठीक है। .gh x, ये इक्वेशन है। उसके बाद P4 t, जहाँ पे t जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 के बराबर है, ऑब्वियसली चाहे कितना भी आप एक्सपोनेंट में रखो आपका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे चारों जो वैल्यूज़ होंगे वो क्या होंगे, 1 1 1 1 एंड देन .mh.gh(x), ओके। नाउ इनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालने हैं हमने, डेरिवेटिव्स के लिए मैंने आपको बोला क्या करना है, वो मैंने दिखाया आपको, 3t² एंड देन 2t
ओके, एंड देन 1 एंड देन 0। ओके, तो इसको अब यूज़ करेंगे हम R1 और R4 को निकालने के लिए। नाउ 3 इंटू 0 दैट मीन्स 0 ही आएगा, 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0 ही आएगा, 1 को तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे t है ही नहीं, तो 1 वैसे ही रहेगा एंड 0 विल बी 0। तो उसके बाद डॉट mh डॉट GHX एंड देन R4 जहाँ पे t इज इक्वल टू 1 होगा, तो t की वैल्यू जो 1 होगी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, 1 को सीधे 1 ही आ जाएगा एंड देन 0। तो इस तरह से हमारे जो वैल्यूज़ है वो आ गए। ठीक है, अब हम इनको क्या कर सकते हैं, वेट या अब हम इनको क्या कर सकते हैं, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिखें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, P1 P4 R1 R4, जो मैंने आपको बोला था वहाँ से G पोजिशनल वेक्टर, ठीक है, दैट इज़ द 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर। तो यही आ जाएगा एक कॉलम वेक्टर, और दूसरा जो मैट्रिक्स फॉर्म आएगा वो आएगा इन वैल्यूज़ का, और फिर अलग से MH और GHX का। ठीक है, वो हम देखेंगे अब। नाउ सी, यहाँ पे पहला P1 P4 PR1 R4 इज़ इक्वल इनके वैल्यूज़ डॉट MH डॉट GHX। ठीक है, अब अगर हम इनको उल्टा लिखेंगे, ठीक है, लाइक MH और GHX को हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे और जो बाकी वैल्यूज़ है उनको हम राइट साइड में लाएंगे। वो कैसे हो जाएगा, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स मतलब जब भी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग दैट वेरी मैट्रिक्स विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये शायद आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इन्वर्स मैट्रिक्स जो है, अगर आपको यहाँ पे मैंने सिंपली वैल्यूज़ लिखे हैं, क्योंकि इसका बहुत मतलब बड़ा फिर लेक्चर बनता, बहुत बड़ा ज़्यादा, मतलब ओब्वियसली इसको थोड़ा सा ऐड हो जाता। लेकिन हाँ, यू कैन टेल मी इफ़ मतलब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, यू कैन टेल मी और यू कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली शो यू हाउ दिस इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वर्क्स। ओके, नाउ तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका इन्वर्स लिया है। इसका इन्वर्स क्या आया है मुझे, 2 -2 1 1 -3 3 -2 -1 0 0 1 0 1 0 0 0। तो ये जो है, ये एक इन्वर्स फॉर्मेट इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया है मुझे इसका। ठीक है, जो हमारा ब्लेंडिंग फंक्शन है ऊपर MH। नाउ GHX जो है वो क्या है, P1 P4 R1 R4। ठीक है, अलग से मैंने इनको लिखा है। अब हम इनको क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे इनको, मतलब कंबाइन करेंगे। वो कैसे, जैसे हमारा जो इक्वेशन था कर्व का, वो क्या है, QT इज इक्वल टू T डॉट MH डॉट GHX। ओके, नाउ वापस आ गए हम अपनी इक्वेशन पे, वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक साथ मिंगल करेंगे। तो टी के जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो क्या है, T3 टी क्यूब T स्क्वायर टी एंड सॉरी 1 एंड देन डॉट MH की क्या है, ये जो इन्वर्स फॉर्म में हमारा निकला। उसके बाद GHX का क्या है, जो भी इसका कॉलम वेक्टर था इन सारे कंट्रोल पॉइंट्स का। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी डू, वी विल मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस। ओके, हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, मतलब ये जो पहला रो है इसको हम करेंगे एक एक कॉलम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द इक्वेशन। यू कैन सी इट, वेट, या तो देख सकते हो आप, पहले क्या किया है हमने, 2 ये जो पूरा ये रो है, इसको हम एक एक करके इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके साथ भी। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे, 2t क्यूब आ गया, देन प्लस करके आता है। यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि -3 है। नेक्स्ट वैल्यू जो है, पहले 2 था, हो गया ये, अब -3 है। -3t क्यूब, सॉरी -3t स्क्वायर एंड देन प्लस टी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको 0 के साथ करना है, वो तो 0 ही आएगा, एंड देन 1। ओके, +1, और उसका P1 भी हो जाएगा, हो गया ये। नेक्स्ट जो है वो इसके साथ है, दैट मीन्स प्लस -2t क्यूब माइनस आ गया ये भी। ठीक, एंड देन 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर एंड देन 0 0 के बदले कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, और यहाँ से P4 आएगा। ओके, ना हो गया हमारा ये भी और ये भी। ठीक है, 2 टर्म्स आ गए हमारे। after that we have to multiply this one with the row matrix, that means 1
टी क्यूब, वो सीधे आएगा टी क्यूब माइनस ये भी हो गया, ये भी माइनस 2t² एंड देन प्लस टी, और ज़ीरो के बदले कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड देन r1 हो गया ये भी, एंड देन प्लस करके हमने क्या करना है, 1 को करना है टी क्यूब के साथ, तो टी क्यूब आ गया, प्लस करके हमने क्या लिखना है, -1 और t² को हो जाएगा -t², एंड देन 0 0 के बदले कुछ नहीं आएगा, एंड देन r4। तो दिस वे वी obtained our इक्वेशन, ठीक है। वेट, या तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, हर्माइट इक्वेशन, और हर्माइट ब्लेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे x0 लिखा है, x0 और x0 का डेरिवेटिव, x1 और x1 का डेरिवेटिव, वो क्या है, p1 और r1, एंड देन p2 एंड देन r, sorry, p1 p4 r1 r4, okay. So this gives us a set of basis functions described in terms of t, obviously, that are used to blend the 4 control points, ठीक है, to decide the final coordinate of a point on the कर्व। तो इस वाली इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द ऑल द पॉइंट्स दैट आर रिजाइडिंग बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, मतलब जो दो पॉइंट्स हमारे को नून थे, हमें पता था कि वहाँ पे टी जो है उसकी वैल्यू हमने 0 से लेके 1 तक लेनी है। तो इस वाली इक्वेशन को हमने हर एक कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ करना है उस कर्व को बनाने के लिए, ओके। सो आई होप कि यहाँ तक मतलब आपको समझ में आया होगा कि हर्माइट कर्व जो है वो हम किसको बोलते हैं। पहला पॉइंट था, हर्माइट कर्व एक इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व है जो हर एक कंट्रोल पॉइंट को पास करके जाती है। कंट्रोल पॉइंट्स मतलब जो कि कर्व की शेप को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा ये जो हर्माइट कर्व है ये एक फंक्शन दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज़ करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हर्माइट फंक्शन और ब्लेंडिंग फंक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे हम 3 डिग्रीज़ का यूज़ करते हैं। और तीसरा पॉइंट था इसमें, हर्माइट फंक्शन जो है ये 4 कंट्रोल पॉइंट्स को यूज़ करता है। पहले 2 पॉइंट्स पोजिशनल वेक्टर्स है, और जो 2 पॉइंट्स थे वो क्या है, टेंजेंट वेक्टर्स, ओके। तो इन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके हमने एक इक्वेशन क्रिएट करी, और उस इक्वेशन को यूज़ करके हम इन पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। और वही इक्वेशन एक कोऑर्डिनेट के लिए हमने निकाली, और वैसे ही दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए भी वो निकाल सकते हैं, ओके। थैंक यू।